Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Ramzan. I am professor of chemistry. Students, आज हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 की। तो लेक्चर नंबर 2 में आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि व्हाट आर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एलिमेंट्स द सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स have same atomic number is called an element। कि कोई भी एक सब्सटेंस कि जिसमें तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर एक से हों, उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी हमने बात करनी है एलिमेंट्स की, तो हमारे पास एक साइंटिफिक क्राइटेरिया है कि जिसमें एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं। इट मीन्स के अगर किसी भी एलिमेंट में मौजूद तमाम तर एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होंगे, उसे हम एलिमेंट का नाम देंगे। यानी कि वो सब्सटेंस कि जिसमें तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर्स एक से होंगे, उसे हम एलिमेंट का नाम देंगे। तो यहाँ पे मेरे जहन में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एक एलिमेंट वो होता है कि जिसमें तमाम एटम एक तरह के होते हैं। इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है और उसमें 100 एटम्स हैं, तो 100 एटम्स में तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर एक जैसे हों। अब एटॉमिक नंबर एक जैसे होने का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस एलिमेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है, एक इख्तलाफ आता है। तो यहाँ पे दो थ्योरीज आपके जहन में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहली थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और दूसरी थ्योरी है सोडे की। अब दोनों थ्योरीज में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक तजाद है, एक इख्तिलाफ है। जहां डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एक एलिमेंट वो होता है कि जिसमें तमाम एटम एक ही तरह के होते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एन एलिमेंट। कि जब एक ही तरह के एटम आपस में मिल जाएं तो वो मिल के एलिमेंट बनाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट वाज़ेह होता है कि जो डेफिनेशन हमने अभी की है कि तमाम तर एटम्स के जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, सिमिलर हों, सेम हों, तो हम उन तमाम एटम से मिल के बनने वाली जो सब्सटेंस होगी उसे हम एलिमेंट का नाम देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जब हमने ऐसा कह दिया तो एटॉमिक नंबर का सेम होना हमने मान लिया, तो यहीं पे एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी हमारे जहन में आता है। अब जब हमने एटॉमिक मास की बात करनी है, तो क्या वो तमाम तर एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स एक जैसे होते हैं और उनके एटॉमिक मासेस की हमने बात ही नहीं की, तो इससे क्या वाज़ेह होता है कि क्या एलिमेंट्स की डेफिनेशंस एक तरह की नहीं हैं? जी हाँ, याद रखिएगा कि जहां डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एलिमेंट की डेफिनेशन कुछ और है, तो सोडे के मुताबिक एलिमेंट की डेफिनेशन कुछ और है। तो जहां डाल्टन के मुताबिक याद रखिएगा कि एलिमेंट वो है कि जिसमें एक ही तरह के एटम्स आपस में मिले होते हैं। जब एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलके एलिमेंट बनाते हैं। अब सोडे ने ये कहा था कि एक एलिमेंट में एक तरह के एटम्स नहीं होते। स्टूडेंट्स दोबारा सुनिएगा कि एक एलिमेंट में तमाम एटम्स एक जैसे नहीं होते। अब एक एलिमेंट में तमाम एटम्स का डिसिमिलर होना यानी एक सा ना होना, इसका क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, इसका सादा सा मतलब ये है कि व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एन एलिमेंट। इससे हट के हम सोडे की तरफ जाएंगे। सोडे नेम मैं लिख देता हूँ, आपके जहन में होगा, पता नहीं मैंने क्या बोला है। ये नेम है साइंटिस्ट का, सोडे।
ये नेम है जी सोडे। तो अब हम इसी की तरफ जा रहे हैं, हम ये सीखेंगे, हम ये देखेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि सोडे का एक एलिमेंट के बारे में जो आइडिया था वो क्या था। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सोडे, इसके मुताबिक तमाम तर एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स तो एक जैसे होते हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उन तमाम एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स दोबारा सुनिएगा, कैसे तमाम तर एटम्स कि जिनके एटॉमिक नंबर्स एक से हों और उनके एटॉमिक मैसेज क्या हों वो डिफरेंट हों, तो ऐसे तमाम तर हम एटम्स को आइसोटोप्स का नाम देते हैं। ऐसे तमाम एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट की एक और भी डेफिनेशन है जो कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को निगेट करती है, जो उससे इख्तिलाफ करती है। तो स्टूडेंट्स वो थ्योरी किसकी है? वो सोडे की है। और इसी थ्योरी को बेस बना के हमारे पास एक टर्म आती है जिस टर्म का नाम है जी आइसोटोप। इस टर्म का नाम क्या है जी? आइसोटोप। तो आइसोटोप का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स के वो एटम्स कि जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा हो लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज क्या हो? डिफरेंट हो। तो ये हमने अभी दो चीज़ों में फ़र्क जाना है, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और सोडे की एटॉमिक थ्योरी, कि जिसमें हमारे पास एक टर्म आती है जिसका नाम क्या है? आइसोटोप। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे चंद एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन H, सल्फर S, ब्रोमीन Br, आर्गोन Ar, इस तरह बेशुमार किस्म के हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल, के पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और वो तमाम एलिमेंट्स क्या हैं जी? वो एटॉमिक फॉर्म में हैं। और उनमें ऐसा भी है कि सब के सब एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं कि जिनके आइसोटोप्स मौजूद हैं। मतलब ये है कि आइसोटोप की जो टर्म है ये तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। मैंने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी थी कि आप ऐसे एक जनरल सा क्राइटेरिया बना लें ताकि एलिमेंट आपको आसानी से समझ आ सके। तो जनरल सा क्राइटेरिया क्या है? पहली बात ये है कि दो एग्जाम्पल आपके जहन में होनी चाहिए। पहली एग्जाम्पल ये है कि जो जॉन डाल्टन थ्योरी है उसके मुताबिक कि आपके पास 100 एटम्स ऐसे हैं कि जो कि जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक हम एनालाइज करेंगे और 100 एटम्स ऐसे हैं कि जो कि हम ये सोडे की थ्योरी है आइसोटोप्स के हवाले से हम उनके मुताबिक उनको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहली बात ये है कि जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि अगर एक एलिमेंट में, यानी कह लें कि आपके पास एक ऐसा समझ लें कि एक ऐसा पॉट है, एक ऐसा बर्तन है कि जिसमें आपने 100 पार्टिकल्स को डाला है और उन तमाम पार्टिकल्स की शेप, उन तमाम पार्टिकल का साइज, उन तमाम पार्टिकल का वॉल्यूम, उन तमाम पार्टिकल का कलर और उन तमाम पार्टिकल की जो ओवरऑल फिजिक है वो सेम है। तो ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक वो जो एक सब्सटेंस बनेगी जिसको हमने एलिमेंट का सिंपली नाम दिया है, मतलब ये है कि व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एन एलिमेंट, कि जब एक ही तरह के एटम्स आपस में मिल जाएंगे तो मिल के जो सब्सटेंस बनाएंगे उस सब्सटेंस का नाम क्या होगा? एलिमेंट्स होगा। अब दूसरी तरफ निकलते हैं, सोडे की तरफ दोबारा से। उसने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक पॉट के अंदर, एक बर्तन के अंदर 100 पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल में जो 80 पार्टिकल हैं यानी 80 ज़र्रात ऐसे हैं कि जिनकी शेप तमाम बाकी 20 से डिफरेंट है। उनकी शेप क्या है वो डिफरेंट है, उनका वॉल्यूम क्या है वो डिफरेंट है, उनका साइज ओवरऑल वो क्या है वो डिफरेंट है, उनका कलर वो भी डिफरेंट है। तो मतलब ये है कि वहां पर सोडे की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जिसमें से हमने एक टर्म आइसोटोप को डिराइव किया है
उसके मुताबिक बेटा याद रखिएगा कि एक एलिमेंट में एटम्स एक तरह के नहीं होते। अगर 80 एटम एक एलिमेंट में एक से हैं तो 20 कुछ और तरह के होंगे। कुछ और तरह के होने का मतलब ये है कि उनके एटॉमिक नंबर्स अगर 100 के 100 पार्टिकल्स ऐसे हैं, 100 के 100 एटम्स ऐसे हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर्स एक से हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज एक से नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों तरह से हम कह सकते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वो भी गलत नहीं है। सोडे ये तो मॉडर्न और इनोवेटिव थ्योरी है जो कि अभी भी अप्लाई होती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं जी। अभी हम बात करेंगे सिंबल की। सिंबल मीन उर्दू में हम कहते हैं अलामत को। तो सिंबल क्या होता है? एन एब्रिविएशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट, कि अगर हम एक एलिमेंट के एक पूरा नाम लिखने की बजाय उसका एक मुखफ़फ़ हम इस्तेमाल करें, उसे हम सिंबल का नाम देते हैं। तो सिंबल उर्दू में अलामत को कहते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स मैंने दी हैं। द सिंबल ऑफ लिथियम, लिथियम एक एलिमेंट है क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। हम तमाम एलिमेंट्स को ऐसे ही फुल नेम के साथ नहीं लिख सकते। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। हमने आगे जाके केमिकल फार्मूलाज को भी लिखना है और इन केमिकल फार्मूलाज की बेस पे हमने आगे जाके केमिकल इक्वेशन को डील करना है। केमिकल इक्वेशन को डील करना है तो इसके साथ हमने मैकेनिज्म्स को भी डील करना है, हमने केमिकल कंपोजिशन में चेंज को डील करना है, हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डील करना है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी देखना है। यानी बहुत सी और भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज आती हैं कि जिनको हमने खातर में ला के हमने एक साइंटिफिक वे अडॉप्ट किया है, एक साइंसी तरीका हमने अपनाया है कि जिसके मुताबिक हम 118 एलिमेंट्स को उनके मुकम्मल नाम के साथ हम नहीं लिखते, बल्कि हमने उनका एक शॉर्टकट ढूंढा है जो कि हमने सिंबल के तौर पे जाना है। तो यहां पे मैंने बोला है द सिंबल ऑफ लिथियम इज Li एंड द सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca, द सिंबल ऑफ पोटाशियम इज K एटोसाज। इसी तरह हमारे पास 114 एलिमेंट्स इनके अलावा और भी हैं कि जिनको हम उनके फुल नेम की बजाय हम उनके लिए एक छोटी सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला लेटर, अगर आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनमें हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा है। पहली बात तो ये बेटा याद रखिएगा कि हमने जब भी किसी एलिमेंट को उसके सिंबल के साथ लिखना होता है तो याद रखिएगा कि हम उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल रखते हैं। पहला उसका जो एक हरफ होता है, एक लेटर होता है, वो बड़ा हम लिखते हैं। आपके पास सल्फर है, सल्फर का सिंबल क्या है? अकेला S है, तो याद रखिएगा उसको हम कैपिटल S के साथ ऐसे ही एज इट इज लिखते हैं। इसी तरह आपके पास पोटाशियम है तो उसको हम K लिखते हैं, जो कि कैलियम बोला जाता है लैटिन के अंदर। इसके अलावा बहुत से और भी एलिमेंट्स हैं कि जिनको हम अगर हम उनके लिए एक सिंगल लेटर का इस्तेमाल करते हैं तो सिंगल लेटर के इस्तेमाल में हम उनका जो फर्स्ट लेटर है हम कैपिटल लिखते हैं। अगर आपके पास बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें आप एक लेटर का इस्तेमाल नहीं करते, आप दो लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड सेकंड वन विल बी द स्मॉल। दूसरे वाला लेटर क्या होगा? वो छोटा होगा, पहला लेटर बड़ा होगा। मिसाल के तौर पे यहां पे सामने बोर्ड पे जो मैंने राइट किया है, पहला ही एलिमेंट मैंने लिखा है द सिंबल ऑफ लिथियम इज Li। अब Li में देखिएगा जो कि लिथियम का सिंबल है, ठीक है, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में, तो याद रखिएगा कि इसमें जो पहला लेटर है ये कैपिटल है और दूसरा लेटर स्मॉल है। इसी तरह अब कैल्शियम में देखिएगा, कैल्शियम में पहला लेटर C ये कैपिटल है, अब दूसरा लेटर ये स्मॉल है। इसी तरह
एक हमने रूल वज़ा किया है कि जिसके मुताबिक अगर हमने किसी एलिमेंट के लिए हमने एक सिंबल चूज किया है तो उसके लिए एक सिंगल ही लेटर है तो पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर कहीं पे जाके किसी एलिमेंट का सिंबल ऐसा है कि जिसमें दो लेटर्स आ रहे हैं तो याद रखिएगा बेटा कि उसमें पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। आगे चलते हैं तो इसमें अगला हमारा टॉपिक होगा एटम। The smallest particle of an element which may or may not exist independently and can take part in a chemical reaction is called an atom। तो याद रखिएगा कि एटम छोटे से छोटा, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा वो जर्रा है जो कि आज़ादाना तौर पे पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता और वो कीमियाई तामुल में यानी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, इसे हम एटम का नाम देते हैं। तो इसकी चंद एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास हीलियम है, ठीक है, इसका सिंबल He है तो ये एक एटम है। नियॉन है जिसका सिंबल Ne है, मेरे पास ये एक एटम है। आर्गोन जिसका सिंबल हमने Ar रखा है, ये एक एटम है। नाइट्रोजन कैपिटल N है, फास्फोरस P है, सल्फर S है और बोरॉन B, एल्यूमिनियम Al, ज़िरकोनियम Zr, जिंक Zn, Au, गोल्ड Ag, सिल्वर। ये तमाम हमारे पास एग्जाम्पल्स एटम्स की हैं और ये एलिमेंट्स भी होते हैं। आगे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम। कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम में हमारे पास जो अगला टॉपिक है ये बड़ा बल्कि है, तो इसमें सबसे पहले हमने जो इंतखाब किया है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम के हवाले से, तो बेटा हमने वो ये किया है, वी विल स्टडी अबाउट द आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स। ग्रीक फिलोसफर्स ने एटम के बारे में ये कहा था कि हमारे पास अगर एक मैटर है तो मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है और वो जो एटम्स होते हैं या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में डेमोक्रिटस ने ये बात वाज़ेह की। डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था, ये भी ग्रीक था, इसने ये कहा था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो सब यूनिट्स हैं, एक मैटर के सब यूनिट्स हैं, ये तमाम सब यूनिट्स को उसने एक नेम दिया था। वो नेम क्या था? वो एटम का था। और उसने कहा था कि ये जो एटम का वर्ड है, ये वर्ड एटोमस, वर्ड क्या है जी? एटोमस, इससे निकला है। ग्रीक्स ने जो नेम दिया था डेमोक्रिटस ने, ठीक है, तो उसने कहा था कि ये वर्ड एटोमस, एटोमस का मीन क्या है? आगे चल के हमने सिंपल किया एटम। अब एटम को भी हमने डिफाइन कर दिया है, तो आगे हम चलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की तरफ। इन 1808 एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन recognized that law of conservation of matter, we can also say law of conservation of matter or law of conservation of mass and the law of definite proportion। अब जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी के हवाले से बात की और उसने दो लॉज को प्रेजेंट किया। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम बात करेंगे भी शॉर्टकट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के हवाले से। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैटर ना तो मुकम्मल तौर पे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और ना ही हम मुकम्मल तौर पे उसको बना सकते हैं। सादा मैं बता रहा हूँ आपको, बल्कि हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। वो क्या हैं जी? इंटर कन्वर्टेबल हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके जहन में होनी चाहिए, वो आप अभी लिख लें, नोट फरमा लें। एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के तौर पे है। प्रोसेस का नाम है कंबस्टन। कंबस्टन कंबस्टन के प्रोसेस में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिसमें मेरे पास एक फ्यूल है और वो फ्यूल क्या है? CH4।
वो फ्यूल क्या है? वो फ्यूल CH4 है जिसका नेम मीथेन गैस है। अगर हम इस फ्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इसकी कंबस्शन होती है। तो कंबस्शन के रिजल्ट में ये हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और प्लस वाटर वेपर्स बनते हैं। प्लस क्या बनते हैं? वाटर वेपर्स बनते हैं। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की हमने बात करनी है। तो उसमें ये फ्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करता है, जलता है और ये CO2 और वाटर बनाता है। अब याद रखिएगा कि हमने ये देखना है इसको बैलेंस करने के हवाले से कि अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन का एक एटम है तो इसमें भी कार्बन का एक एटम है, इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, इसमें 2 हैं, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिएगा, ये हम इसको अभी हमने बैलेंस कर लिया। तो यहां पे देखिए, हम अगर H के 4 एटम है तो यहां भी H के हैं, 4 हैं। अब यहां पे ऑक्सीजन 2 है तो यहां भी ऑक्सीजन क्या है? ये 2 है, ठीक। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये 4, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? ये 2 ही हैं। तो इसको भी आप बैलेंस कर लें, इसके साथ भी आप 2 लगा लीजिएगा। चले, तो ये आपके पास अभी ऑक्सीजन के एटम 4 हो गए हैं, यहां भी 4 ही बनते हैं, यानी 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 हो गए हैं। तो अब आपके पास ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। आपको मैंने इक्वेशन बैलेंस करना नहीं समझाना, मेरा समझाने का, बताने का मकसद, लिखने का मकसद ये है कि हमने सीखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है। तो याद रखिएगा कि यहां पे अभी देखिएगा कि कार्बन, मेरे पास कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है और हाइड्रोजन H, इसका एटॉमिक मैस 1 होता है। आगे मेरे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मैस 16 होता है। तो यहां भी वही रिपीट हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मैस के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो कितना बनता है? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस 12 + 4 16 बनेगा, 16। तो यही हम बात कर लें इसकी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, तो 16 2s are 32, 32 2s are 64। तो आपके पास ये भी 64 बन गया, यानी इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस 16 ग्राम है और इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस क्या बनेगा? 64 ग्राम बनेगा। अब आ जाए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है जिसका एटॉमिक मैस क्या है? 12 है। तो यहां इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 और ये 2 का मल्टीपल बन के 32 बनेगा। 32 प्लस ये 12, ये मिलके 44 बनेगा। मतलब ये है कि इस कंपाउंड का जो मैस बना है ये 44 ग्राम में है। तो यहां पे वाटर H2, ये इसका जो मैस बनेगा ये 2 और ये 16, 18 2s are 36, यानी इस कंपाउंड का ओवरऑल मैस 36 ग्राम, इस कंपाउंड का मैस 44 ग्राम, इसका मैस 64 ग्राम, इस कंपाउंड का मैस 16 ग्राम। अब हम अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स का रिजल्टेंट मैस है और प्रोडक्ट्स का रिजल्टेंट मैस है ये इक्वल आता है, बराबर आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो मैस है वो कंजर्व हुआ है। रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में मैस क्या हुआ है? वो कंजर्व हुआ है। इस बिना पे मैंने छोटी सी आपको एग्जांपल दी है, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का नाम देते हैं। चलो आगे चलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसमें छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं है। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें मेरे पास एक कंपाउंड है जी और उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है जी H2O, मतलब वाटर है। अब इसमें देखिएगा कि H के 2 एटम्स हैं,
और ऑक्सीजन का एक एटम है। अब मैस के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे इनमें जो प्रोपोर्शन है, एक तनासुब है एटम्स का और उनके मैसेज का, वो क्या होगा, वो डेफिनेट होगा, वो फिक्स होगा। मिसाल के तौर पे कि अगर यहाँ पे मैंने वाटर की बात करनी है तो वाटर H2O ही होगा हमेशा। ये नहीं होगा कि हम वाटर को ये लिख दें कि भाई ये H3O होगा। क्यों? हमने जब भी केमिकल फार्मूलाज को लिखना होता है, केमिकल मैकेनिज्म को लिखना होता है, केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है, तो हमने लॉज को ओबे करना होता है, हमने लॉज के हवाले से बात करना होती है। तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि हमने अगर वाटर कंपाउंड लिखा है तो हम वाटर को H2O ही लिखेंगे, हम H3O नहीं लिखेंगे। ये वाटर नहीं होगा, ये दुनिया में कोई भी कंपाउंड नहीं है। हाँ, H3O प्लस हो तो ये एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा, तो ये बच्चे कोई कंपाउंड नहीं है। अगली बात, यहां पे आपके पास मिलियंस एग्जांपल हैं जो कि आप दे सकते हैं which fall in the category of the law of definite proportion। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम बात करेंगे कि एटम क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानते हैं, बड़ा आसान सा है कि एटम हम किसे कहते हैं, वो तो हमने डिफाइन कर लिया है। अब हमने ये देखना है कि ग्रीक्स ने कहा था कि हम एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी मैटर का एक सब यूनिट ऐसा है कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हमने वर्ड एटॉमस सीखा है, एटॉमस का मीन मैंने लिखा है इंडिविजिबल। अब इस इंडिविजिबल का मतलब क्या है, नाकाबिले तकसीम। इस इंडिविजिबल का मीन बेटा क्या है, नाकाबिले तकसीम, यानी कि मैटर का एक सब यूनिट जिसको हमने ग्रीक में एटॉमस बोला है और इसी को हमने एटम का नाम दिया है। इसका एटॉमस का मीन क्या है, इनडिविजिबल, यानी नाकाबिले तकसीम, यानी कि मैटर का एक वो हिस्सा कि जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, इसको मजीद हम तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब तो वाज़ेह है कि अगर हम एक एटम को जो कि सब यूनिट है इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स, हम प्रोटॉन्स, हम न्यूट्रॉन्स, हम पॉजिट्रॉन, हम न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन्स, क्वार्क्स, ये तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, जिनको हम हासिल नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक हम एटम को तोड़ सकते हैं, हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं, हम एटम के फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं और हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हासिल कर सकते हैं। मतलब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे तकरीबन 100 के लगभग सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आखिरी बात रोल ऑफ बेrzelius की हम करते हैं कि बेrzelius का रोल क्या था। तो बेटा आखिरी बात आज के टॉपिक की ये है, आज के लेक्चर नंबर 2 की ये है, फर्स्ट ईयर पार्ट 1 लेक्चर नंबर 2 में आज का आखिरी जो छोटा सा टॉपिक है रोल ऑफ बेrzelius है। इस रोल ऑफ बेrzelius में हमने ये सीखना है कि बेrzelius ने एक तो तमाम तर एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स के साथ लिखना है, हमें ये सिखाया, और दूसरा बेrzelius का काम ये था कि इसने तमाम तर एटम्स को उनके एटॉमिक मैसेज को असाइन किया, यानी एटम्स के एटॉमिक मैसेज को असाइन करने का सेहरा ये बेrzelius के सर जाता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।